हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो हम इस वीडियो में देखने जाएंगे प्लांट किंगडम्स को। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो वीडियो है ये एग्ज़ाम जीएस पॉइंटर्स का वीडियो है जिसमें पॉइंट फॉर्म में सभी क्वेश्चंस को दिए हुए हैं। और फ्रेंड एक और बात है कि इससे पहले हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेकंड पार्ट में सेल को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। और फ्रेंड एक और बात है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा और ना ही इस वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको मिस करके नहीं जा सकते, छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पहला पॉइंट पे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? पूछ रहा सबसे कम प्रभावी होता है, तो ये है हरा प्रकाश। ऐसा नहीं है कि प्लांट हरा होता है तो प्रकाश भी हरा ही वो एब्जॉर्ब करता है, नहीं फ्रेंड, ये क्या करता है, ये हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस में होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन से रंग में होगा? तो लाल रंग और बैगनी रंग के प्रकाश में होगा। ठीक है, अगर लाल रंग का प्रकाश है या बैगनी रंग का प्रकाश है तो फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ से होगी, सर्वाधिक दर में होगी, रेट हाई रहेगा। लेकिन अगर हरा रंग का है तो सबसे कम दर से होगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ गलत होने का चांसेस बहुत है कि लोग हरा प्रकाश सोच के, हरा पेड़ हरा प्रकाश सोच के इसको हरा मारेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे सर्वाधिक किस में होगी, सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस किस में होगी, तो लाल रंग में होगी और बैगनी रंग में होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का अधिकतम यौगिकरण, ठीक है, कंपाउंडिंग किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो ये सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय पेड़ लेता है और क्या रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज करता है, मुक्त कौन सी गैस को करता है, ऑक्सीजन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि वनस्पति दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी हुई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो ये हम लोग फूलों पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व से के पौधे का अध्ययन करते हैं। जैसे जो भी पौधे इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ पौधे हैं जिससे फूड मिलता है हम लोग को, क्लॉथिंग मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, मेडिसिन, तो ये सब हम लोग का किस में आता है, इकोनॉमी बॉटनी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में क्या करेंगे, सजावटी फूलों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या करेंगे फ्रेंड कि अनुवांशिकी, अनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। अगर प्लांट्स में कोई जेनेटिक्स मतलब जीन अलग अलग हैं तो उसका अध्ययन करेंगे जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि किसी का ऊपरी भाग को, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट के बाहरी भाग, बाह्य संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पेलियोबोटनी में क्या होता है फ्रेंड कि पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है। मतलब कुछ पौधा है वो मर गया है, जीवाश्म फॉसिल बन गया है, अब हम लोग उसको अध्ययन करके पता करेंगे कि वो कितने साल पुराना था या जीवाश्म में और क्या क्या है, तो उस टाइम पे कैसे पेड़ पौधे मिलते थे, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, तो हम लोग पेलियोबोटनी को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि शैवाल का अध्ययन, शैवाल मीन्स एल्गे, एल्गे का अध्ययन करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके बारे में सब कुछ अध्ययन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो क्या काम करता है। ठीक है,
फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड? फार्माकोलॉजी मतलब होता है औषधीय पादपों का अध्ययन। औषधीय पेड़ जो होते हैं या पौधे होते हैं उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। जैसे तुलसी हो गया, तो ये क्या है? औषधीय गुण है, इसमें औषधीय गुण है। नेक्स्ट है कि इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एस्प्रिन, एस्प्रिन रिड्यूस पेन और फीवर। एस्प्रिन आप लोग जो खाते हैं दवा में, कुछ में दवा फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में, इसको अगर हम लोग जब फीवर में लेते हैं तो क्या होता है? हमारा फीवर कम होता है, हमारे शरीर का दर्द कम होता है। तो ये भी क्या है? ये एक पेड़ से हमें मिलता है। नेक्स्ट है कि फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है फ्रेंड? कि विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। जैसे बहुत सारे जो पेड़ हैं वो जैविक क्रिया क्या करते हैं? इन शॉर्ट, जैविक क्रिया का मतलब कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा सराउंडिंग करते हैं, कि किसी और के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये सब किस में हम लोग पढ़ते हैं? कि फिजियोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, फसलीय पादपों का अध्ययन करते हैं। जो फसल है जैसे राइस, वीट, ये सब किस में? फसलीय पादपों का अध्ययन है। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर टाइप का नहीं लग रहा है, एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या करेंगे फ्रेंड? फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का अध्ययन करेंगे। जैसे फल फूल ये सब का जिसमें होगा, सब्जी, ये सब किस में करेंगे? हॉर्टिकल्चर में करेंगे। और टिश्यू कल्चर किस में करेंगे? तो कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन करेंगे। टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे हम लोग? कि जितने भी प्लांट के टिश्यू हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें जल से प्राप्त होती है। ठीक है। जब जल ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलता है तो ये क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। नेक्स्ट याद करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण उत्सर्जित होता है? किस कारण अगर पूछेगा तो लिखना है कि जल के प्रकाशिक अपघटनों के कारण होता है। मतलब ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? कि जब लाइट एनर्जी आता है वाटर पे तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में, और फिर ये रिलीज हो जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों जल के फॉर्म में बाहर जाता है और ऑक्सीजन फिर रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि किसकी उपस्थिति में होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट, और वहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स होना चाहिए। तो क्या होगा? हमारा प्रकाश संश्लेषण होगा। नेक्स्ट है कि भोजन बनाने के लिए पादप कोशिकाएं, प्लांट सेल का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश को ग्रहण किया जाता है और फिर वहाँ पर भोजन बनता है। ठीक है। इसमें हम एक और बात बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में हमें क्रोमोसोम्स देखने मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पादपों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो ये किस नाम से हो रही है? तो ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटने वाली, परिवर्तित करने वाली एकमात्र क्या प्रक्रिया है? कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? तो फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट है कि प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक आवश्यक अवशोषित की जाती है? के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तो बताइए कौन सी की जाती है वेवलेंथ में? तो नीला प्रकाश मतलब ब्लू लाइट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पर्णरहित मतलब क्लोरोफिल, पर्णहरित
पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? सिंपल है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो यह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी के PYQ में आया हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की तुलना संतुलन के लिए, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है तो इसके लिए क्या कारण, मतलब इसको संतुलन बैलेंस करने के लिए क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस फॉर्म में रहता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाने वाली जहरीली गैस का क्या नाम है? ठीक है, रिमेंबर कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाने वाली जहरीली गैस का क्या नाम है? तो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका क्या नाम है? फॉस्जिन गैस। फॉस्जिन गैस। नेक्स्ट है कि वनस्पतियों मतलब वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन कहाँ संश्लेषित होता है? तो कहाँ होता है? लीफ में होता है भोजन संश्लेषित। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है? तो याद रखेंगे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? तो ये स्ट्रोमा में होती हैं, स्ट्रोमा में। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रोमा में क्या होता है कि फ्लूइड टाइप का फील्ड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामित कि कौन इसको नामित किया था? तो जोसेफ बियनेमे कैवेटो। ठीक है, और पियरे जोसेफ पेलेटिएर द्वारा किया गया था। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे, थोड़ा हो सके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा, आप आराम से पढ़ेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी होती है? अच्छा, जो हरा नहीं होगा तो सबसे पहले तो याद रखेंगे क्लोरोफिल क्या होता है कि ये हरा कलर देता है प्लांट्स को, तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वो हरा कलर का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पादप उत्तक संवर्धन मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इनका नाम था गॉटलिब हेबरलैंड के द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक विकसित की गई थी इनके द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के एक यंत्र बनाया था जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ? इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? क्रेस्कोग्राफ। तो ये भारत के थे, इनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। और पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? क्रेस्कोग्राफ से। नेक्स्ट है कि पौधों के विकास के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में क्या इम्पोर्टेंट है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम NPK। ठीक है, अगर इसकी कमी होती है तो हम लोग NPK का छिड़काव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रक्रिया के माध्यम से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकलता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से जल क्या होता है? पत्ती के द्वारा जल वाष्प बनकर पेड़ों से पौधों से बाहर निकलता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और है कि कौन सा पादप अंग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल की हानि को सीमित करता है? तो ये स्टोमेटा है। ठीक है, यही स्टोमेटा छोटा छिद्र है प्लांट्स में। इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। और ये जो बीच में है ना, ये छोटा छिद्र टाइप का आपको दिख रहा है, यही है स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो है ये बंद और खुलता है, ये जो गार्ड सेल है ये खुल जाएगा तो ट्रांसपिरेशन एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो एवोपरेशन कम होगा। ठीक है, तो जल की हानि कम होगी, और जल जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको खोल देता है ये छिद्र को, और जल पूरा एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है गार्ड सेल के बारे में, शायद 68 BPSC में पूछा है। नेक्स्ट है कि जल के वाष्पीकरण की क्रिया पादपों के किस भाग में होती है? तो अभी मैंने बता दिया आपको, स्टोमेटा रंध्र में होती है। पादपों के शीतल ठंडा
होना किस कारण से होता है? तो ट्रांसपिरेशन से होता है। अगर पादप को अगर पेड़ पौधे को शीतल होना, ठंडा होना, तो क्या होगा? रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पृष्ठाधार बेकिंग पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तो निचली सतह पे जो होती है वो ट्रांसपिरेशन की दर अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पादप भोजन का निर्माण करने के लिए किसके ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करते हैं? किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं बताइए? तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि केल्विन चक्र। केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बनने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड, याद करेंगे कि केल्विन साइकिल किससे रिलेटेड है? तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और कोई भी और अन्य कार्बोहाइड्रेट जो भी उसमें अन्न पाए जाते हैं, अणुओं पाए जाते हैं, उसको क्या करता है? प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? तो किस में होता है, किससे होता है? तो एमिनो एसिड से होता है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है कि प्रकाश के उद्दीपन सिमुलेशन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। मान लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि लाइट स्टिमुलस। लाइट स्टिमुलस मतलब कि अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो पेड़ अपने खुद पे खुद इधर बेंड हो जाएगा लाइट की तरफ। ठीक है, उसी को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। लाइट कैसा भी हो सकता है, अगर कोई बल्ब से भी लाइट आए तो फोटोट्रोपिज्म कहेगा, उधर पेड़ मुड़ जाएगा, उसको कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। और अगर सूर्य स्पेशली अगर लिखा रहे सौर ट्रैकिंग या सूर्य की दिशा में विचलन करने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। सूर्यानुवर्तन, सूर्यानुवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिनस अम्ल, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन के 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो ये क्या है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिनस, साइटोकाइनिनस और एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये 5 क्या है? फाइटो हार्मोन्स है। नेक्स्ट चलते हैं कि बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? मतलब किस स्थिति में रखेंगे तो बीज खराब नहीं होगा? तो या तो ठंडा जगह पे रखेंगे और बीज को शुष्क ड्राई रखेंगे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर बीज खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बिना पादपों में फल का विकास को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोक्रापी कहा जाता है। पार्थेनोक्रापी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब फ्रूट्स आ जाएंगे। ऐसा कौन कौन है? तो पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कुकम्बर, ऑरेंज। और इन सब में सीड नहीं होता है। सीड होता भी तो बहुत थोड़ा होता है, जैसे ग्रेप्स में तो सीड ही नहीं होता, थोड़ा सा अगर छोटा सा हो तो हो। तो इन सब को नॉट कंटेनिंग सीड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों के परागकणों मतलब पॉलन या स्पोर्स को स्पोर्स इंग्लिश में कहते हैं, एवं कुछ निश्चित सूक्ष्म प्लैंक्टोनिक प्रजातियां को जो जीव की जीवाश्म दोनों रूप में। अच्छा देखिए, ये जो पॉलन है, स्पोर्स है या कुछ छोटे प्लैंक्टोनिक्स प्रजातियां के जो जीव होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जीव में भी पाए जाते हैं और जीवाश्म फॉसिल के रूप में भी पाए जाते हैं। इन दोनों रूप में उपलब्ध होते हैं। तो इसके अध्ययन के वैज्ञानिक शाखा को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है कि पक्षियों द्वारा परागकण पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑर्थिनोफिली कहते हैं। ऑर्थिनोफिलो कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाशीय ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। केलों का भूरा रंग किसके कारण से होता है? तो केले में उपस्थित एंजाइम के वायु के साथ अभिक्रिया करने से केले पे भूरा भूरा रंग हो जाता है। ठीक है। पादप के उत्तक मतलब टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। एक होता है स्थायी जिसका मतलब परमानेंट, और विभाज्योतक मतलब
मेरिस्मेटिक। स्थायी में 3 तरह का आता है, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा। और मेरिस्मेटिक में क्या आता है, एपिकल जो टिप पर होता है, इंटरकेलर मतलब जो मिडिल में होता है, और लेटरल जो साइड साइड में होता है। नेक्स्ट है कि पादपों में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, तो बताएंगे लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, तो कॉलेनकाइमा। एक तो इसको सपोर्ट भी करता है और लचीलापन भी देता है। नेक्स्ट है कि पौधे के तनों स्टेम्स का कौन सा भाग जल का संवहन करता है, तो जल का संवहन कौन करता है, जाइलम, जल से जल, जैसे जाइलम। पादप में विभिन्न भागों में भोजन का संवहन का कार्य किस उत्तक द्वारा होता है, तो भोजन मतलब फूड, फॉसेफाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है कि जड़ों रूट्स मिट्टी से जल और डैश का अवशोषण करती है, तो जड़ जो होता है वो क्या करती है, या तो जल का अवशोषण करती है और खनिज का, मिनरल्स का अवशोषण करती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जाइलम किसके परिवहन के सहायता करता है, किसका परिवहन, आप बताइए, पोषक तत्व और जल, जैसे जाइलम जैसे जल। वीनस फ्लाई ट्रैप एक तरह का पौधा होता है, ये क्या करता है, इसको मांसाहारी पौधा या कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ये क्या करता है कि इसमें ना इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन का पूरा करने के लिए क्या करता है कि दूसरे कीड़े उड़ों को मार के अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और फिर उसके जूस बनाकर मतलब उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है कि पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, याद रखेंगे कितने, टोटल मिला के 16 हैं, जो वायु, जल और मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व में 6 जो है बृहद पोषक तत्व है और 7 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो 6 को देख लेते हैं। पहला है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और 7 सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। याद करना है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है और ये गलत होने का बहुत चांसेस होता है, तो इसको रट लेना है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर करता है और फिर उसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये कौन सा जीव है, तो ये ईस्ट है। ईस्ट क्या करता है कि जो खाना होता है उसको बाहर पूरा गला देता है और फिर जो उसको बाद में एब्जॉर्ब करता है। चीड़ या पाइन का जो पौधा होता है वो किसका उदाहरण है, तो वो एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। अनावृत बीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्लावर्स और फ्रूट्स बियर करते हैं। फ्लावर्स और फूड, ये ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं, इसमें स्टिम नहीं होता, वुडी स्टिम नहीं होता, ये ग्रास टाइप के प्लांट्स होते हैं, सर्ब्स वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है कि जिन पादप की पृथक संरचना के एवं रूप नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब उसका अलग अलग संरचना नहीं होगा, रूट नहीं होगा, स्टिम नहीं होगा, लिप्स नहीं होगा, एक ही में सब कुछ होगा, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, तो इसको कहते हैं थैलोफाइटा। नेक्स्ट है कि स्फेगनम मॉस कौन से पौधों का उदाहरण है, तो ये ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है कि एंजियोस्पर्म में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कमर सेल पाई जाती हैं, कमर कोशिकाएं। नेक्स्ट है कि किसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणुधारक पौधे की जड़ें होती हैं, मतलब कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा और स्पोर्स बियरिंग प्लांट होगा, तो ये क्या है, ये फर्न है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं वो किस वर्ग में आता है, तो ये कवक, फंगी है एक तरह से। मशरूम क्या है, फंगी है। फर्न पादप के किस वर्गीकरण में आते हैं, फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा है। इसमें क्या होता है, विदाउट सीड और फ्लावर्स, मतलब सीड और फ्लावर नहीं लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से आलू क्या है, आलू स्टेम है, तना है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट है कि वास्कुलर बंडल या उत्तक में अनुपस्थित होते हैं, क्या अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, तो ब्रायोफाइटा में होता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस, लिवरवर्थ। नेक्स्ट है कि पौधों में विभिन्न भागों में जल और खनिज की आपूर्ति करने के लिए किस प्रकार के पौधे में काष्ठकीय उत्तक होते हैं, तो वुडी टिश्यू किस में होते हैं, वस्कुलर प्लांट में होते हैं। वस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम, फ्लोएम ये सब प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है कि डैश में पादपों के भौतिक रूप
के बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, जो नारियल होता है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो उसको कहते हैं एंडोस्पर्म, मतलब भ्रूण पोष। ठीक है, जो वाइट वाइट होता है ना उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है कि लौंग पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है, वो कली होता है। इस तरह का लौंग होता है ना, ये क्या है, एक कली है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग से कक्षीय कली मतलब एक्सिलरी बड विकसित होता है, तो पत्ती और शाखा के बीच में होता है। तो ऐसा होता है, मतलब ये शाखा है मान लीजिए और यहाँ से ऐसे पत्ती निकल रहा है तो यहाँ पे ये एक्सिलरी कली होगा। ठीक है, कक्षीय कली होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं लीफ स्टॉक, पर्णवृंत। ठीक है, और पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ के रखता है तो वो क्या कहलाता है, वो डंठल कहलाता है, स्टॉक। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये भूलेंगे नहीं, ये कॉफ़ी का बीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्याज ओनियन में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो जो ओनियन है वो क्या है, वो सेलुलोज का बना होता है। खाद्य पदार्थ किस में संचित होता है, सेलुलोज फॉर्म में। नेक्स्ट है कि एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसी का नाम है प्याज का नाम। नेक्स्ट है कि चुकंदर बीट रूट पौधे का कौन सा भाग है, तो बताएंगे ये जड़ है। चुकंदर एक तरह का जड़ है, मुख्य जड़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक, तो ये हम आपको पूरा ऊपर बता दिए हैं कौन कौन सा है। बृहदक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। नेक्स्ट है कि मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहते हैं, लेटरल रूट, पार्श्व जड़ें। जैसे ये मान लीजिए ये मुख्य जड़ है तो इसके इधर से देखिए छोटे छोटे जड़ निकल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, लेटरल रूट। नेक्स्ट है कि काली मिर्च ब्लैक पेपर का पौधा किस प्रकार का होता है, तो ये क्या होता है, क्रीपर होता है, लता या बेल की तरह ऊपर चढ़ते रहता है, क्रीप करते रहता है, या नीचे पूरा पसरा रहेगा या तो ऊपर चढ़ते रहेगा। नेक्स्ट है कि ग्रोथ सिमुलेटर मतलब वृद्धि प्रवर्धक, ये वृद्धि को बढ़ाता है, ग्रोथ सिमुलेटर है, वृद्धि को बढ़ाएगा। तो ये कौन कौन सा है, हार्मोन्स, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है, मतलब वृद्धि को बढ़ाएगा, और हमें अगर ग्रोथ को रोक देना है, निरोध कर देना है, निरोधक करना है, इनहिबिटर करना है, तो इसके लिए कौन कौन सा है, तो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, पूछ रहा है कि गन्ना किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार का पेड़, तो घास है, गन्ना क्या है, घास है एक तरह का। टमाटर, गेहूँ जैसे हरे एवं कोमल तने वाले जो पेड़ होते हैं क्या कहलाते हैं, ये हर्ब कहलाते हैं। हर्ब्स जो क्या कहलाते हैं, जिसका तना जो होगा वो कोमल होगा, जैसे तुलसी का भी तना आप लोग देखते हो वो कोमल होता है, तो वो क्या है, एक तरह का हर्ब है। नेक्स्ट है कि कमज़ोर तने वाले पादप, जैसे कमज़ोर तने वाले पादप जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा भूमि पे फैले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर, विस्परी क्रीपर, भूमि पे पूरा फैला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बांस मतलब बैम्बू एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का घास है, तो याद रखेंगे शुगर केन और बैम्बू दोनों क्या है, घास है। नेक्स्ट है कि क्लाइंबिंग प्लांट्स, क्लेमर्स, तो ये क्या है कि पौधे में तना कमज़ोर होता है तथा ये आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है बताइए, मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप लोग देखे होंगे, एक लकड़ी में सहायता उसको दिया जाता है और वो पूरा ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गाजर का रंग जो होता है वो नारंगी रंग का होता है, वो किस कारण से होता है, तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है इसलिए से उसका रंग नारंगी होता है। प्याज में लाल रंग किस वर्णक मतलब पिगमेंट के कारण होता है प्याज में, तो इसको याद रखेंगे एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश में पर्णफलक में सिराओं का विन्यास है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ ब्लेड, तो कैसा होता है, वेन कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं, फलक। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन बनाया होता है, तो इसको जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, देखिए ऐसे मध्य सिरा होगा ऐसे और छोटा छोटा सिरा निकलेगा, उसमें से भी छोटा छोटा सिरा निकलेगा। नेक्स्ट है कि
पत्ती के मध्य में मोटी जो सिरा होती है, वेन होती है, वो क्या कहलाती है? मध्य सिरा। ठीक है, मोटी सिरा जो होगी वो मध्य सिरा कहाएगी, मध्य में होती है इसलिए। पादप हार्मोन्स पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपचायी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित या प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि किस पादप ऊतक द्वारा गैस का आदान प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? स्टोमेटा के द्वारा, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस ऊतक में सबसे मोटी काष्ठिकीय भित्तियाँ होती हैं? तो ये स्केलन कायमे में होती है। और ये क्या करता है? ये मतलब ये वुडी वॉल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? प्लांट्स को सपोर्ट करता है। पादप के किस वर्ग में डिफरेंशिएटेड बॉडी मतलब विभेदित काय नहीं होती है? तो किस में नहीं होगा? अभी आपको पीछे पढ़ाया, थैलोफाइटा में नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो लीफ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि आकस्मिक जड़ें जैसे कैजुअल रूट मूल रेडिकल्स के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूमेटोफोर्स का क्या अर्थ है? न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन आदान प्रदान करता है। न्यूमेटोफोर्स कैसा होता है? जब आप मैंग्रोव्स को देखेंगे या दलदली एरिया में कोई पेड़ उड़ रहेगा तो उसका जड़ ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, मतलब पानी से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड रूट होता है और ऊपर होने के कारण क्या करता है? ये श्वसन करता है। इसका रूट क्या करता है? जड़ श्वसन करता है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि जड़ या रूट आवरण मतलब कवर, रूट कवर किससे बना होता है, किससे प्राप्त होता है? तो इसको याद रखेंगे, कैलिप्ट्रोजेन, ठीक है। एक लिंगीय फूल में क्या होता है? मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? तो स्टेमन होता है। स्टेमन मतलब पुंकेसर होता है और स्त्री केसर मतलब पिस्टिल होता है। नेक्स्ट है कि किस पादप से एक बीजीय पत्री पौधे में कलम बांधना संभव है? मतलब मोनिकोटिलेडन्स पौधा है, उसमें ग्राफ्टिंग करना संभव है। तो ये कैम्बियन की कमी के कारण संभव नहीं है, ठीक है फ्रेंड, संभव नहीं है। कौन सा पौधा जड़ से नए पौधे उत्पन्न करता है? तो जड़ से कौन सा पौधा का उत्पन्न होता है? तो शकरकंदी और ढेलिया। नेक्स्ट है कि पौधों में मूलाग्र में उपस्थित मूल रोम मतलब रूट हेयर सहायता करते हैं, किस में करते हैं? तो जल को और खनिज को अवशोषण ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और के लिए पृष्ठक क्षेत्रफल की वृद्धि करने में मतलब जल और खनिज का एब्जॉर्बेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम न्यूट्रिशन पोषण को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अच्छे से सुनिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और फ्रेंड, अगर आप इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ के ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे और जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे ताकि इसके बाद का जो वीडियो मिलेगा वो आपको टाइमली मिल जाए और कभी भी मिस ना हो, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।